हेलो नमस्कार साथियों, गायत्री मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। गायत्री मंत्र में दोस्तों आज का टॉपिक है योजनाओं का भंडारा। हमने जो जो योजनाएं दोस्तों पढ़ी हैं वो मैं आपके सामने दोस्तों गोली की तरह आपके सामने रखने वाला हूं। सुनिए, देखिए, जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी और वित्तीय समावेशन की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसके अंदर खोले गए थे। उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। एलपीजी कनेक्शन से संबंधित योजना। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 दोस्तों इससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है 10 अगस्त 2021 को। उज्ज्वला 2.0 स्टार्ट होती है जो दोस्तों महोबा से स्टार्ट होती है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य खोए हुए सामान की वापसी था दोस्तों। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप यह योजना आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी, कम कीमत पर दोस्तों भूमि उपलब्ध करवाने के लिए। सारथी ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, और दोस्तों उद्देश्य शेयर मार्केट की जागरूकता देना। सेहत पहल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ था। जो रक्षा कर्मी है दोस्तों उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं। रैंप कार्यक्रम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, इसका संबंध दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है। और दोस्तों इसका उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए बजट के अंदर आवंटित किए गए। पीएम डिवाइन योजना अगर पूछे दोस्तों तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। पीएम डिवाइन योजना मतलब उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के अंदर की गई। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होती है। इंद्रधनुष योजना इसका संबंध दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध ध्यान रखिएगा वैक्सीनेशन से संबंधित है। पीएम गति शक्ति बजट के अंदर दोस्तों बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है पीएम गति शक्ति। और इसके कितने इंजन है इसके ध्यान रखिएगा। 7 दोस्तों इंजन है जिनका संबंध परिवहन से, चाहे रेलवे हो, चाहे दोस्तों आपके एयर हो, चाहे दोस्तों आपके बाई रोड हो, चाहे दोस्तों आपके बाई बोटर हो। अगला देखिए, दोस्तों सबसे अंत में है कतार के अंदर उन्हें आजीविका और उद्यमशीलता दोस्तों उनको मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला देखिएगा, सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है। और दोस्तों इस योजना के द्वारा सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान दोस्तों देश में पहले स्थान पर। ऑपरेशन परिवर्तन, ये दोस्तों ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की सरकार ने गांजा की दोस्तों खेती को रोकने के लिए स्टार्ट किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत से स्टार्ट होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वस्थ धरा खेत हरा सोइल हेल्थ कार्ड, ये 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से दोस्तों स्टार्ट होती है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। आने वाला सवाल दोस्तों, ये पहली बात तो ध्यान रखिएगा 2022 से 2027 तक लागू होगा। इसके लिए 1037 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए गए हैं। और ध्यान रखिए 15 वर्ष से अधिक के जो दोस्तों गैर साक्षर लोग हैं उन्हें साक्षर करना उद्देश्य है। और इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल इस शब्द का प्रयोग किया गया। जीवा कार्यक्रम ये नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ और अगर पूछे क्यों किया गया, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट आहरण, ये दोस्तों असम की सरकार ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट आहरण और इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना। और दोस्तों असम की सरकार ने ही प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया जिसका उद्देश्य था पेंडिंग जो फाइन है उनका दोस्तों निस्तारण करना, ये इसका उद्देश्य था। और दोस्तों मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, ये दोस्तों एक योजना से संबंधित है इसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत दोस्तों फसल के खराब होने पर, बर्बाद होने पर जो दोस्तों बीमा की राशि मिलती है अब वो इस अभियान के द्वारा किसान के हाथ में दी जाएगी। अम्मा और बहिन योजना सिक्किम सरकार ने स्टार्ट की है। अम्मा योजना का संबंध दोस्तों गैर कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको एक मुश्त सहायता 20,000 रुपए की उपलब्ध कराना। और बहिनी योजना का संबंध दोस्तों बच्चियों को क्या करना,
निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना। संभव और स्वावलंबन योजना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की पहल है। संभव और स्वावलंबन का संबंध प्लास्टिक जो कचरा है इसके मैनेजमेंट से संबंधित है। समर्थ योजना, ये भी दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और इसका संबंध किससे है? स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। नान मुदलवान योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है, महिलाओं के दोस्तों सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट होती है, दूसरी बच्ची के जन्म पर दोस्तों 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की योजना है, महिलाओं के अंदर दोस्तों उद्यमशीलता के विकास के लिए। विमेन एट वर्क कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया, इसका उद्देश्य महिलाओं की दोस्तों कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के लिए। विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट होगी 14 अप्रैल 2022 से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से, और इसका उद्देश्य गांवों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। युविका कार्यक्रम इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। सुजलाम 2.0 यह स्टार्ट होता है 22 मार्च 2022 को जल दिवस के दिन भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, और इसका उद्देश्य ग्राउंड वाटर को दोस्तों बेहतर करना उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना जो स्टार्ट होती है 23 सितंबर 2018 को दोस्तों रांची झारखंड से स्टार्ट होती है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। ऐसी ही योजना राजस्थान में दोस्तों चिरंजीवी योजना के रूप में है, और चिरंजीवी जो योजना है इसमें दोस्तों जो राशि है वो है आपके 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान सरकार के द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर से स्टार्ट हुआ। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बजट में इसकी घोषणा की गई, और ये दोस्तों वाराणसी से स्टार्ट होती है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। 6 वर्ष के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ये इसका उद्देश्य है। ग्राम उजाला दोस्तों कार्यक्रम अगर पूछे एलईडी बल्ब से संबंधित है, और दोस्तों आरा बिहार से स्टार्ट होता है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कृषक सम्मान निधि योजना स्टार्ट होती है, जिसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें प्रत्येक किसान को दी जाएंगी। कैच द रेन अभियान 2022 यह स्टार्ट होता है दोस्तों 29 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2022 तक। मानसून के अंदर जो जल आएगा उसका संरक्षण करना उद्देश्य है। तेजस दोस्तों कार्यक्रम जो है ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा दुबई एक्सपो के अंदर स्टार्ट हुआ, और इसका दोस्तों अर्थ है जॉब और स्किल का विकास करना, जिससे विदेशों में दोस्तों विदेशों के मांग के आधार पर हम दोस्तों रोजगार प्रोवाइड करें। अगला देखिए, तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल अंजू, संचित, रेखा, रोहित, नितेश, कौशिक, विजय, पायल, सूरज, गौरव, प्रिया, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तुम तो नोटबुक मैंने उठा लो दोस्तों, और याद रखना तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं। तो आइए आगाज करते हैं दोस्तों क्लास का। अति महत्वपूर्ण क्लास, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखने वाला हूं। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। 24 जून 2022 दैनिक समसामयिकी तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए
अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 23 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून। चीन की अध्यक्षता में 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का किया जा रहा आयोजन। दक्षिण कोरिया ने पहली बार स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भारत में सबसे बड़े आइकिया स्टोर का किया उद्घाटन। भारत में जन्मी लिसा स्टालेकर बनी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। लद्दाख के लेह में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा हुई शुरू। दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर बना वियना। और भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का किया गया सफल परीक्षण। अक्षय ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट बना इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। कंबोडिया में पकड़ी गई दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली। स्कॉल जैक रिगजन अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी। आइए देखिए आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना मां, अब की बार पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। सफलता की सबसे खास बात है, सुन लो मेरी बात को, सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सबसे खास बात है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। सफलता दोस्तों जो मेहनत करता है ना उसके ऊपर फिदा होती है। सफलता दोस्तों अपनी जान उसी पर लुटाएगी जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा। तो आपको भी दोस्तों अगर सफलता चाहिए तो खुद के हौसलों पर, खुद की मेहनत पर आपको विश्वास रखना होगा। तो खुद अपनी नाव को पार करना होगा अपनी मेहनत के दम पर। और फिर दोस्तों ध्यान रखिए कुछ समस्याएं आएंगी। सफलता का रास्ता दोस्तों आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। सुनिए मेरी बात को, सफलता का रास्ता आसान नहीं लेकिन असंभव नहीं है। आपकी कुछ चीजें दोस्तों इसमें लगने वाली है। एक तो आपका डेडिकेशन, कितना दोस्तों आप समर्पित हैं इस सफलता को पाने के लिए। जितना दोस्तों सांस रुकने के बाद आप सांस लेने के लिए दोस्तों जितनी आपकी इच्छा होती है ना उतनी इच्छा आपको इस सफलता को पाने की होनी चाहिए जितनी सांस लेने की आपको होती है। डेडिकेशन के साथ में दोस्तों आपकी कठिन मेहनत, आपका परिश्रम। जब मांझी दोस्तों पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है तो तुम तो दोस्तों पढ़कर इस मंजिल को इसकी औकात दिखा ही सकते हो ना। तो सफलता के लिए डेडिकेशन, एक दोस्तों आपको चाहिए हार्ड वर्क और एक चाहिए पेशेंस, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। कोई एक असफलता मिल गई तो कमरे में बैठकर रोना नहीं है आपको दुगने साहस से शेर की तरह खड़े होकर दोस्तों इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है। और शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना झपट्टा मारने के लिए लेता है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं आग लगी हो सीने में। मुझे केवल और केवल दोस्तों तुमसे ये चाहिए, क्या ये चाहिए, सफलता। और ध्यान रखिएगा सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर दैट इज यू। क्या सफलता किस पर निर्भर करती है? सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर दैट इज यू। सफलता केवल और केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी हार है, और तुमने अगर ठान लिया तो तुम्हें जीतने से तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। उसकी इतनी औकात नहीं जो तुम्हारे सामने नजरें मिलाकर बात कर सके। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, अगर मैं पूछूं आपसे जो ओलंपिक दिवस है ये कब सेलिब्रेट होता है तो ओलंपिक दिवस दोस्तों ध्यान रखिएगा 23 जून को सेलिब्रेट। आप कहोगे गुरुजी क्यों सेलिब्रेट होता है, तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1894 को एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसकी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को होती है। और मैं अगर पूछूं आपसे इस समिति का मुख्यालय कहां स्थित है तो छापिएगा, इसका मुख्यालय दोस्तों ल्यूशाने के अंदर स्थित है। और ल्यूशाने कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। इस समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोग, ध्यान रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है जो ओलंपिक का आयोजन करवाती है इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 23 जून 1894 को होती है। और कहां पर दोस्तों मुख्यालय? ल्यूसाने के अंदर मुख्यालय। थॉमस बोग इसके वर्तमान में हेड है, इसीलिए 23 जून को सेलिब्रेट होता है ओलंपिक दिवस। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि जो
ओलंपिक दिवस है इसकी दोस्तों थीम क्या है? तो टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड लिखिएगा, इसकी थीम लिखना, इसकी थीम है दोस्तों टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड लिखिएगा। टुगेदर मतलब हमें साथ आना पड़ेगा, किसके लिए? फॉर ए पीसफुल मतलब दोस्तों कैसे समाज, कैसे वर्ल्ड के लिए? पीसफुल वर्ल्ड के लिए, शांतिपूर्वक विश्व के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। ये दोस्तों इस बार इसकी थीम है। और नोट कर लेना 1948 में इसे दोस्तों स्वीकार किया गया था कि 23 जून को क्या बनाएंगे? 23 जून को दोस्तों ध्यान रखना ओलंपिक डे जो है सेलिब्रेट होगा। तो ओलंपिक डे कब बनाते हैं? 23 जून को बनाते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? 1948 से हुआ। 23 जून को क्यों बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। कहां मुख्यालय? लुसाने के अंदर मुख्यालय। कौन इसके हेड? थॉमस बोक इसके वर्तमान में हेड। अगर पूछे आपसे कि भाई इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड जो है ये दोस्तों इस बार की थीम है। आइए आगे बढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक दोस्तों आगे देखना, अगला क्वेश्चन, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित हुआ? तो लिखिएगा 1896 के अंदर दोस्तों पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित होता है। कहां पर हुआ? तो लिखना ये हुआ दोस्तों, आपके ध्यान रखिएगा, एथेंस के अंदर। एथेंस कहां स्थित है? ग्रीस के अंदर स्थित है। और पहला ओलंपिक 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित होगा? अभी दोस्तों 32वां हुआ था। कहां पर? टोक्यो के अंदर हुआ 32वां। 33वां दोस्तों नोट करना, पेरिस के अंदर होगा 33वां सन 2024 के अंदर। और 34वां कहां होगा? तो लिख लेना 34वां होगा लॉस एंजल्स में सन 2028 के अंदर। आगे देखिए अगला, केडी जाधव ने किस ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया था? तो लिखिएगा ये था हेलेंस्की ओलंपिक। कौन सा था? हेलेंस्की ओलंपिक। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड। किसकी? फिनलैंड की राजधानी है। अगर मैं पूछूं आपसे ये कौन सा नंबर का 1952 में होने वाला ओलंपिक था? इसमें दोस्तों केडी जाधव ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता। कौन से खेल में जीता? कुश्ती, रेसलिंग के अंदर जीता। और इसीलिए ये पहला भारत का व्यक्तिगत पदक है केडी जाधव का। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया? द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। देखिए नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंका? 87.58 मीटर इतनी दूरी पर भाला फेंका। और कौन सा मेडल जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। तारीख भी ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 2021 दोस्तों ये तारीख थी। तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को बनाते हैं। टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ओलंपिक में कौन शीर्ष पर था? ओलंपिक में दोस्तों पहला स्थान है अमेरिका। और भारत का स्थान लिखिएगा 48 दोस्तों स्थान है इंडिया का। पैरा ओलंपिक की बात करूं मैं आपसे तो ध्यान रखिए, पैरा ओलंपिक में पहला स्थान चाइना का है। इंडिया का लिखिए दोस्तों आप 24 स्थान जो है ये इंडिया का है। अगर पूछूं मैं आपसे शीतकालीन ओलंपिक तो ध्यान रखिए पहला स्थान पर नॉर्वे है। और भारत ने दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? आर्यभट्ट का दोस्तों 0। ठीक है आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? दोस्तों मीठे पानी की जो मछली है वो मिली है कंबोडिया। कहां? कंबोडिया के अंदर दोस्तों नोट कीजिएगा, कंबोडिया में 13 फीट की, क्या कंबोडिया में दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है वो पाई गई, सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली। और दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो मीठे पानी की जो मछली है इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिए ये दोस्तों सबसे बड़ी जो मीठे पानी की मछली है यह है स्टिंगरे मछली। ध्यान रखिए कौन सी मछली है? स्टिंगरे। तुम कहोगे गुरुजी ऐसे तो याद कौन ही होए, क्या ऐसे याद कौन ही होवे? ये स्टिंगरे मछली। एक बात बताओ दोस्तों, टिंगर कहते हैं बच्चा, जब बच्चा दोस्तों फैल जाता है ना, मान लो बच्चे ने दोस्तों क्या देख लिया, आपके कोई दोस्तों आपके खिलौना देख लिया, अब बच्चे को वो खिलौना चाहिए तो बच्चे के पास में दोस्तों एक ही ऑप्शन होता है, वो दोस्तों रोड पर लेट जाता है, क्या रोड पर दोस्तों लेट जाता है और ऐसे फैलता है जैसे ये वाली मछली दोस्तों फैली है, टिंगर की तरह दोस्तों फैल जाता है। देखिएगा ये मछली देखना दोस्तों
दोस्तों जैसे बच्चा फैल जाता है ना रोड के ऊपर, क्या ऐसे दोस्तों मम्मी ये तो खिलौना लेके छोड़ूंगा, क्या ये खिलौना लेके छोड़ूंगा, कुछ भी कर लो चाहे, खड़ा ही नहीं होता भाई साहब। ऐसे ही दोस्तों ये जो मछली है आपके सामने, ये भी दोस्तों फैली हुई है मछली टिंगर की तरह, क्या टिंगर की तरह दोस्तों फैल गई है मछली, इसीलिए इसका नाम है स्टिंगर मछली, क्या स्टिंगर मछली। और ये दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी दोस्तों मछली है जो फैली हुई है, क्या फैली हुई है, और 13 फीट की दोस्तों इसकी लंबाई। अरे फैली नहीं है ही ऐसी, क्या है ही ऐसी दोस्तों। हमें चाहिए खिलौना, क्या हमें चाहिए खिलौना, हमें चाहिए गुड्डी के बाल, हमें चाहिए दोस्तों गुड़िया, है ना। तो लिख लेना ये जो टिंगर है, क्या ये टिंगर दोस्तों, टिंगर जो है वो फैल चुका है, क्या टिंगर जो है फैल चुका है, नोट कर लेना। और कितने 13 फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई, 13 फीट ध्यान रखिए इसकी लंबाई है, और ये दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी मछली है। कहां पर मिली है तो ध्यान रखिएगा, मेकोंग नदी के अंदर। कहां? मेकोंग जो नदी है यहां दोस्तों ये प्राप्त हुई है, तो नोट कर लेना। कंबोडिया के अंदर मेकोंग नदी में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली स्टिंगर मछली, 13 फीट दोस्तों इसकी लंबाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कंबोडिया इसका एकदम सही आंसर। ये देखिए दोस्तों फैली हुई मछली आपके सामने, ठीक है। अगला अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो 10 देश आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक बार नाम बोल रहा हूं देखना। एक दोस्तों आपके म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस है। ये देश है आसियान देश। कौन से देश है? आसियान देश है। और मैं अगर पूछूं आपसे, आसियान देश की स्थापना 1967 में होती है। टोटल देश 10 है। मुख्यालय लिखिएगा जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय। क्या इंडिया मेंबर है? इंडिया दोस्तों इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अब नोट करना, डॉवर बैंक कहां स्थित है? मछली की दोस्तों सबसे बड़ी जो बैंक है उसका नाम है डॉवर बैंक, और ये इंग्लिश चैनल कहां स्थित है? इंग्लिश चैनल के अंदर स्थित है। आप कहोगे इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो ऊपर की साइड तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम है, और नीचे की साइड ध्यान रखिएगा फ्रांस है, और इनके बीच में यहां स्थित है इंग्लिश चैनल। और कौन सी बैंक है? डॉवर बैंक है। और लिखना मछली की सबसे बड़ी बैंक, क्या मछली की दोस्तों सबसे बड़ी बैंक है डॉवर बैंक, थोड़ा नोट करके रखिए। अंकुर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो अंकुर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया की राजधानी, क्या नाम है दोस्तों? कंबोडिया की राजधानी नोम पेहे, क्या नोम पेहे यहां स्थित है अंकोर वाट मंदिर, भगवान विष्णु का दोस्तों मंदिर है। आगे देखिएगा, कंबोडिया की राजधानी किस नदी के किनारे? तो नदी का नाम लिखना दोस्तों आपके मेकोंग नदी। कौन सी नदी है? मेकोंग नदी है। और ये ध्यान रखिएगा आप सभी, कंबोडिया की राजधानी नोम पेहे इसी के किनारे स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? जकार्ता दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर आसियान का मुख्यालय स्थित है। अब मुझे बताओ आप, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां है? कहां है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, क्या सबसे बड़ी जो झील है ये दोस्तों कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छापिए और वो झील बताइए दोस्तों। ये बताना सबसे बड़ी झील कौन सी, ये बताइए सबसे बड़ी झील कौन सी है। और एक बताना सर्वाधिक दोस्तों खारी, क्या सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापने हैं। पहला क्वेश्चन, मीठे पानी की झील कौन सी है? दूसरा, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तीसरा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ठीक है, आगे देखिए, 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों आपको पढ़ाया था कि नूरी का परीक्षण दोस्तों किया तो था दक्षिण कोरिया ने, पर वो सफल नहीं हो पाया था, वो असफल हो गया था। अब वापस से नूरी का फिर परीक्षण किया है, और अब की बार दोस्तों साउथ कोरिया ने नूरी का सफल परीक्षण कर दिया। तो नोट करना, अगर मैं पूछूं आपसे वो देश कौन सा है, वो देश है दोस्तों साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने नूरी जो दोस्तों आपके उपग्रह है, इस नूरी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण दोस्तों कर दिया है। और नोट कर लेना, अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण। और ये अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये ध्यान रखिए, ये सेकंड बार में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सेकंड बार में सफल परीक्षण
परीक्षण किया गया। सेकंड बार में सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा। नाम क्या है दोस्तों? नाम इसका नूरी है और ये एक अंतरिक्ष रॉकेट है जिसे 700 किलोमीटर दूर तक दोस्तों भेजा गया है और सफलतापूर्वक भेज दिया। ऐसा करने वाला साउथ कोरिया विश्व का 10वां देश बन गया। लिखिएगा, ऐसा करने वाला साउथ कोरिया विश्व का 10वां देश बन चुका है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखिए, विश्व का 10वां देश, मतलब अब तक 10 देश जो हैं वो अपने दोस्तों रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर चुके हैं। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया, इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगर मैं पूछूं आपसे एक बात बताओ मुझे, पिछले क्वेश्चन का आंसर देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील दोस्तों। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वोन गोलू। क्या? वोन गोलू झील है। और ये वोन गोलू झील कहां स्थित है? तुर्की। अरे रसगुल्ला, तुर्की नहीं, अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है दोस्तों तुर्की है। ध्यान रखना, पहले नाम था इसका तुर्की, अब इसका नया नाम आ चुका है तुर्की है। वोन गोलू झील तुर्की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आंसर हो गया इसका दक्षिण कोरिया, इसका करेक्ट आंसर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में दोस्तों अगर पूछे आपसे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है ये किस दोस्तों अक्षांश के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? दोनों के बीच में सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दोस्तों आपके सामने, नूरी जो आपके रॉकेट है इसका सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में उबेर कप किसने जीता? किसका कप दोस्तों? बैडमिंटन। किसका? बैडमिंटन का कप है। अगर पूछूं आपसे जीता कौन, तो विजेता रहा साउथ कोरिया। कौन? साउथ कोरिया। उप विजेता कौन रहा? चाइना। कौन? चाइना जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इसका उप विजेता रहा है। लेकिन अगर पूछे आपसे एक और बड़ा महत्वपूर्ण कप, भाई साहब ध्यान करो, थॉमस कप तुम्हारी परीक्षा में 1 नंबर दिलाने वाला कप है गारंटी के साथ में। ये जीता किसने? भारत ने जीता। किसे हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर जीता थॉमस कप, ये ध्यान रखिएगा। और किसका कप है? बैडमिंटन का दोस्तों कप है। योन सियोक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो लिखिए साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने योन सियोक योल। ध्यान रखिए, साउथ कोरिया। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां गठित किया गया? उत्तराखंड। नोट करना, उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला दोस्तों लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये स्थापित किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया? तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट जो एक्सप्लोरर था इसे समाप्त कर दिया। इसे दोस्तों हाल ही में बंद कर दिया। 1995 में दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। मैंने आपसे सवाल पूछा एक दोस्तों, आपने छाप के बताया होगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सा अक्षांश है? 38 डिग्री। 49 जो है ना, वो तो दोस्तों आपके यूएसए और कनाडा के बीच में 49 है ना, और 38 ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 है। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, और शायद तुम्हें याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो इसके सीईओ है ना दोस्तों, ये बड़े महत्वपूर्ण है किसके लिए? तुम्हारी परीक्षा के हिसाब से। आगे देखिए, 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अगर आपसे पूछ ले आइकिया दोस्तों, क्या आइकिया जो है इसका उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया गया? तो ध्यान रखिए, आइकिया पहली बात तो लिखना कहां की कंपनी है? स्वीडन की दोस्तों कंपनी है आइकिया। स्वीडन की राजधानी क्या? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और स्टॉकहोम में 1972 में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। और याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया कि इसके 50 साल पूरे होने पर 2022 में स्टॉकहोम +50 जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया। तो याद कीजिए, ये लाइन मैंने आपको लिखाई थी ना कि स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम राजधानी, स्टॉकहोम में 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक सम्मेलन होता है। 50 साल बाद में 2022 में फिर दोस्तों स्टॉकहोम +50 जो है इसका आयोजन किया गया। आइकिया जो कंपनी है इसका काम क्या है दोस्तों? फर्नीचर की कंपनी है। और ध्यान रखिएगा, डेकोरेशन जो है, साज सज्जा का जो सामान है ये भी दोस्तों कौन लेती है? आइकिया कंपनी बेचती है। और इसका भारत में लिखिए, भारत में चौथा स्टोर, क्या भारत में
चौथा जो स्टोर है, या मैं कह दूं आपसे कि भारत का सबसे बड़ा स्टोर, क्या भारत में अपना सबसे बड़ा जो स्टोर है वो कहां पर स्थापित करेगी? तो ये करेगी दोस्तों कर्नाटक का, कर्नाटक में करने वाली है। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा? 3000 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट होने वाला, लिखिएगा 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसमें होने वाला है। और ध्यान रखना, इसमें जितनी भी दोस्तों जितनी भी नौकरी बनेंगी, ये सब नौकरी दोस्तों नोट करना, सबकी सब नौकरी में 75% जो है स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। तो नोट करना, कर्नाटक में 3000 करोड़ निवेश दोस्तों, और लिखना आप सभी, इसमें जितनी भी दोस्तों नौकरी होंगी, इन नौकरी के अंदर 75% जो सीट हैं, इनका जो रिजर्वेशन है ये दोस्तों स्थानीय जो लोग हैं इनके लिए होने वाला है। तो ये हमारे लिए सोने पर सुहागा वाली बात होगी। एक तो इन्वेस्टमेंट आ गया, और दूसरा दोस्तों क्या हुआ, वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी। ये दोस्तों दोनों बातें इसके अंदर। तो आपसे पूछे, आइकिया जो कंपनी है ये भारत में सबसे बड़ा स्टोर कहां पर स्थापित करेगी? कर्नाटक के अंदर करेगी। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है? 3000 करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। और ध्यान रखिएगा, नौकरी में 75% सीटें वहां के स्थानीय लोगों को रिजर्व की जाएंगी। अगर मैं पूछ लूं आपसे दोस्तों कि कर्नाटक में इस समय जो है वो मुख्यमंत्री कौन है, तो नोट करना, इस समय मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कौन? बसवराज बोम्मई जो है ये दोस्तों वर्तमान में वहां पर मुख्यमंत्री है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। क्या स्वीडन की कंपनी आइकिया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिए, होम फर्निशिंग का काम जो है आइकिया कंपनी करती है। और ये दोस्तों आपके सामने कौन है? ये आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री। आगे देखिएगा, कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? तो लिखिए विजयनगर जो है दोस्तों ये कर्नाटक का नवीनतम जिला है। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। क्या? हम्पी। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का, किसने की? हरिहर बुक्का ने। अगर पूछे आपसे विजयनगर जो है दोस्तों, अगर मैं पूछूं इसके फेमस शासक कौन थे, याद करो, कृष्णदेव रॉय। क्या? कृष्णदेव रॉय। और मैंने आपको कहा था इनके दरबार में कौन थे? अष्टदिग्गज। कौन? अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे। और इनकी फेमस किताब आमुक्त माल्यदा। क्या? आमुक्त माल्यदा, ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव रॉय की फेमस किताब है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। हम्पी जो है कितने रुपए के नोट पर दोस्तों वर्तमान में इसकी फोटो है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित हुए? बंगलुरु के अंदर आयोजित हुए दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, पहला स्थान जो है जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु को पहला स्थान मिला है। कौन शुभंकर है? बीरा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका शुभंकर है। बंगलुरु में आयोजित हुए बीरा शुभंकर, जैन यूनिवर्सिटी दोस्तों पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखना आप सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछे जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिए शरावती नदी पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा जोग वाटरफॉल स्थित है। और यह नदी किस राज्य की नदी है? कर्नाटक की दोस्तों नदी है। यह भी आप ध्यान रखिए। इस जोग को गरसप्पा वाटरफॉल भी कहा जाता है, यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जोग वाटरफॉल शरावती नदी पर कर्नाटक के अंदर है, इसे गरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं। भारत में कॉफी के उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? तो लिखिए कर्नाटक दोस्तों इसमें शीर्ष पर है। लेकिन अगर पूछूं मैं आपसे पूरे वर्ल्ड में कौन है, तो पूरे वर्ल्ड में लिखना ब्राजील। कौन है? ब्राजील। और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि ब्राजील में तो दोस्तों कॉफी के जो खेत हैं इन्हें क्या कहते हैं, पहली बात तो। और दूसरा क्वेश्चन बताना मुझे, ब्राजील में दोस्तों कौन से स्थान को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप छापिए। पूरे विश्व में ब्राजील। और दोस्तों पूछे आपसे इंडिया में कौन है? कर्नाटक इंडिया में। पूरे विश्व में दोस्तों ब्राजील कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों नोट छापने के लिए जो आपके इंक आती है ना, इसके लिए मैसूर में दोस्तों एक आपके इकाई की स्थापना की। उस इकाई का नाम है वर्णिका। ये भी थोड़ा लिख लेना, अगर कभी पूछ ले आपसे कि वर्णिका क्या है, तो वर्णिका दोस्तों ध्यान रखिएगा एक स्याही निर्माण के लिए इकाई। क्या? स्याही निर्माण के लिए दोस्तों एक इकाई है। और ये स्याही किसकी है? रुपये छापने के लिए काम आएगी। और किसके द्वारा स्थापित होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कहां पर स्थापित होती है? मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थापित होती है। नाम लिख लेना इसका, इसका नाम है दोस्तों वर्णिका। क्या? वर्णिका स्याही निर्माण की इकाई है दोस्तों। कहां स्थापित होती है? मैसूर कर्नाटक में होती है। और लिख लेना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित होती है। अगर पूछे आपसे ब्राजील में जो खेत हैं इन्हें कहते हैं दोस्तों फेजा
फेजेंडा, क्या फेजेंडा ध्यान रखिएगा, ब्राजील में दोस्तों कहते हैं। और लिखना कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं दोस्तों, साओ पोलो नहीं, सैंटोस। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सैंटोस जो बंदरगाह है, क्या सैंटोस जो बंदरगाह है ब्राजील के अंदर स्थित है, इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस सवाल को छाप लो, क्या इस सवाल को छाप लो, कॉफी बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह, सैंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। और लिख लेना ब्राजील दोस्तों गन्ने के उत्पादन में भी पहले स्थान पर कौन है, गन्ने में भी ध्यान रखिएगा ब्राजील पहले स्थान पर है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, स्टार लगाइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA, क्या FICA फेडरेशन ऑफ, क्या फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन बनाई गई, तो नोट करना लिसा स्टालेकर, क्या लिसा स्टालेकर जो है ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। लिखना पहली महिला अध्यक्ष है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इनका जन्म कहां हुआ, इनका जन्म दोस्तों इंडिया के अंदर होता है, इसे नोट कर लेना। इनका जन्म कहां होता है, जन्म तो दोस्तों लिखना इंडिया में होता है, पर ये किस देश की तरफ से खेली है, तो एक क्रिकेटर लिखिएगा, क्रिकेटर लिख दो या दोस्तों कप्तान लिख दो, किस देश की रही है, तो लिखना ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी दोस्तों एक कप्तान रह चुकी है, कौन, लिसा स्टालेकर। तो जन्म कहां हुआ, जन्म तो दोस्तों इंडिया में हुआ, का इंडिया में हुआ, लेकिन क्रिकेटर कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की, ये आपको ध्यान रखना। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन है, यह है लिसा स्टालेकर। आप पूछोगे इनके नाम कोई उपलब्धि है क्या दोस्तों, 2010 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जिताने वाली कप्तान कौन है, लिसा स्टालेकर। सन 2007 और 8 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों एक क्रिकेटर को मिलता है, महिला को, उसका नाम है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। 2 बार जीतने वाली कौन है, लिसा स्टालेकर। इन दोनों पॉइंट को लिख लो, मुझे पता है नहीं पूछेगा, फिर भी दोस्तों तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लिखिएगा सन 2010 का जो T20 जो वर्ल्ड कप है ये जिताने वाली कौन दोस्तों, जिताने वाली लिखिएगा लिसा स्टालेकर। अगर पूछे आपसे सन 2007 और सन 2008 का बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, क्या बेलिंडा क्लार्क अवार्ड ये किसने जीता दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जीतने वाली कौन है, लिसा स्टालेकर है। और दोस्तों इन्हें FICA की पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट किया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, FICA फेडरेशन ऑफ इंडियन दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है लिसा स्टालेकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये आपके सामने फोटो दोस्तों लिसा स्टालेकर। आगे देखिए, अगर पूछे ICC के अध्यक्ष कौन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसके अध्यक्ष नोट करना, ये दोस्तों कौन है, तो लिखना ICC जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहां स्थित है, दुबई, कहां, दुबई के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले जो है वो वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले कहां के रहने वाले, न्यूजीलैंड के दोस्तों रहने वाले ग्रेग बर्कले। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है किसे अपॉइंट किया गया, तो लिखना दोस्तों वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो अपॉइंट किया गया किसको, आपके स्मृति मंदाना। किसे, स्मृति मंदाना जो है इन्हें वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है अपॉइंट किया गया। आगे देखिए, मिताली राज, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिताली राज ने हाल ही में क्या ले लिया, संन्यास, क्या संन्यास, संन्यास एकदम ठीक लिखना, रसगुल्ला संन्यास लिखते हैं ऐसे है ना, ये वाला जो संन्यास है वो गलत है, क्या ये वाला जो संन्यास है एकदम गलत है, अशुद्धि है। संन्यास में दोस्तों ध्यान रखिएगा ऊपर भी नहीं आएगा और नीचे भी दोस्तों नहीं आएगा, इसे कहते हैं संन्यास, क्या संन्यास, ठीक है। यहां पर दोस्तों मिताली राज ने लिया संन्यास। मिताली राज नोट करना, सर्वाधिक इंटरनेशनल रन, क्या सर्वाधिक रन किसके नाम, मिताली राज के नाम। सर्वाधिक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ये भी दोस्तों लिख लेना, सर्वाधिक वर्ल्ड कप ये भी है मिताली राज, 6 वर्ल्ड कप, क्या 6 वर्ल्ड कप दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी किसको मिला दोस्तों, आपके मिताली राज को दिया गया। और अभी दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर जो है इनका दोस्तों निधन हो गया था। कहां के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये दोस्तों स्पिनरों के बेताज बादशाह थे, उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छापिए।
चाहिए और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है ये भी आपको छापना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अभी हाल ही में एक स्पिनर जो थे, विश्व के महानतम स्पिनर में से एक दोस्तों, उनका निधन हुआ था। आपको यह बताना है कि उनका नाम क्या है और दोस्तों उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मेजर ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों 12 खिलाड़ियों को मिला था, 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि थी और इसमें एकमात्र क्रिकेटर कौन थी, मिताली राज, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला 23 से 26 जून 2022 तक कहां पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन जो है किया गया। अगर आपसे पूछे सिंधु दर्शन यात्रा कौन सी, सिंधु दर्शन जो यात्रा है इसका दोस्तों आयोजन कहां पर होता है, लिखिएगा सिंधु दर्शन यात्रा 23 से 26 जून तक इसका आयोजन होने वाला है। और अगर पूछे आपसे कहां पर होगा, लेह दोस्तों लद्दाख में इसका शुभारंभ होने वाला है। क्या लेह लद्दाख में शुभारंभ होगा, किसके द्वारा किया गया, तो लिखना जगत गुरु शंकराचार्य, क्या जगत गुरु शंकराचार्य जो है इनके द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ जो है किया गया। ये शंकराचार्य किस मठ के हैं, जोशी मठ, कौन सा, जोशी मठ के, ध्यान रखिएगा जोशी मठ के शंकराचार्य, इनके द्वारा सिंधु दर्शन जो यात्रा है इसका शुभारंभ किया गया। देखिए अगर मैं पूछ लूं आपसे रोहित शर्मा को नहीं मिला रे रसगुल्ला, अरे रामफल, अरे डोपा, सुन मेरी बात, 2021 का जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ना वो दोस्तों रोहित शर्मा को नहीं मिला। एकमात्र महिला शामिल है, एकमात्र क्रिकेटर शामिल है जिसका नाम है मिताली राज। ठीक है, छाप के रखना, 21 के अंदर रोहित शर्मा नहीं, उससे पहले रोहित शर्मा को मिल चुका है। ठीक है, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से क्रिकेटर हैं, तो लिख लेना ये क्रिकेटर का नाम दोस्तों पूछे आपसे तो लिखना यह है सैन वॉन। कौन है, सैन वॉन है। और मैं पूछूं आपसे इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, नो स्पिन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आईपीएल का पहला जो आपके दोस्तों पहला जो संस्करण था वो जीतने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे, ये नोट कर लेना, सैन वॉन थे। मैंने कहा सिंधु दर्शन यात्रा 23 से 26 जून 2022 तक स्टार्ट होगी, कहां पर होगी तो ध्यान रखिए लेह लद्दाख में इसका आयोजन होने वाला है। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा गुरुजी किसने स्टार्ट किया, जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्टार्ट हुआ, किस मठ के हैं, जोशी मठ के दोस्तों ये रहने वाले हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो सिंधु दर्शन यात्रा है दोस्तों एक्चुअली में सिंधु नदी जो है, क्या सिंधु और इसकी सहायक नदी, क्या सिंधु और सहायक नदी जो है इनका महत्व दर्शाने के लिए इसका दोस्तों आयोजन किया, क्योंकि सिंधु के नाम पर ही दोस्तों हमारा नाम क्या रखा गया है, हिंदुस्तान। ध्यान रखिए ये नदी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इस नदी के नाम पर दोस्तों हमारे देश का नाम रखा गया, तो इसका जो महत्व है वो बताने के लिए सिंधु दर्शन यात्रा स्टार्ट होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई कहां पर होती है, लेह लद्दाख में होती है। कौन करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए जगत गुरु शंकराचार्य जो है वो इसका शुभारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये इसका करेक्ट आंसर है कि भाई लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। अगर पूछे शिमला, अरे बताओ रे शिमला किस किस का आयोजन हुआ है, शिमला में क्या क्या हुआ दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में छाप कर बताओ शिमला में क्या क्या हुआ है। ये देखिए सिंधु दर्शन यात्रा आपके सामने, आपके फोटो सामने लगा हुआ है ना। अगला बगलीहार परियोजना, अगर मैं पूछूं आपसे सिंधु नदी में किसकी सहायक नदी, याद करो चेनाब नदी, क्या चेनाब नदी पर दोस्तों कौन सी परियोजना, बगलीहार, केवल बगलीहार, अरे नहीं रसगुल्ला, बगलीहार, पकलडुम, क्या पकलडुम दोस्तों, पकलडुम लिखना, पकलडुम, बगलीहार और दोस्तों दुलहस्ती, क्या दुलहस्ती, ये सब परियोजना किसके ऊपर है, चेनाब नदी पर। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, क्या सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों चेनाब नदी है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और इस चेनाब का वेदों में क्या नाम है, तो लिखना चेनाब का वेदों में नाम है अश्कनी, क्या अश्कनी दोस्तों इसे वेदों में कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे वितिस्ता नदी दोस्तों किसका नाम है, झेलम, किसका, झेलम का नाम है। और झेलम नदी अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके किनारे कौन सी झील है, बूलर झील दोस्तों इसी के किनारे। और अगर मैं पूछूं आपसे श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, ये भी आपको ध्यान रखिए। झेलम नदी, वितिस्ता नदी दोस्तों, झेलम नदी, वितिस्ता नदी, बूलर झील और श्रीनगर, ये आपको ध्यान रखना। आरोहण का आयोजन कहां हुआ, आरोहण का आयोजन दोस्तों अभी हाल ही में शिमला में हुआ। आलू केंद्र कहां दोस्तों, शिमला के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन छाप लेना। अगर पूछे आपसे कि भाई आरोहण, आरोहण 4.0 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कहां, शिमला में। अगर पूछे आपसे आलू अनुसंधान केंद्र, ये भी दोस्तों कहां, शिमला
हरियाणा के अंदर आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वितिस्ता नदी, झेलम नदी, बूलर झील, श्रीनगर। झेलम नदी पर कौन सी दोस्तों परियोजना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। झेलम नदी के ऊपर कौन सी परियोजना स्थित है। आगे देखिए, सलाल बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेनाब नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम दोस्तों सलाल बांध है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया बांध। और चेनाब नदी के ऊपर क्या, चेनाब नदी के ऊपर दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि चेनाब नदी के ऊपर एक रेलवे ब्रिज, क्या रेलवे ब्रिज दोस्तों स्थित है जो कि सबसे बड़ा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, लिखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज, क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज अगर मैं पूछूं आपसे तो नोट कर लेना, ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। आगे देखिए, हैमिस मठ दोस्तों, हैमिस का कुछ भी आपसे पूछ ले ये लद्दाख में, कहां लद्दाख में होगा। हैमिस फेस्टिवल लद्दाख में, हैमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर, हैमिस मठ दोस्तों ये भी लद्दाख के अंदर स्थित है। तुलबुल परियोजना एकदम करेक्ट आंसर है, तुलबुल परियोजना। और दोस्तों उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, दोनों की दोनों छाप के रखना, तुलबुल और उरी ये आपके झेलम। देखिए दुल्हस्ती, बगलिहार, पकलडुम और सलाल ये किसके ऊपर है, चेनाब। सुनो मेरी बात, दुल्हस्ती, बगलिहार, पकलडुम और दोस्तों सलाल ये चेनाब पर, आपके तुलबुल और उरी परियोजना ये ध्यान रखिए झेलम पर। अस्कनी दोस्तों चेनाब का नाम, वितिस्ता झेलम का नाम, परूशनी रावी लिखना, परूशनी जो नदी है वो दोस्तों किसका नाम है, तो परूशनी लिखिएगा, रावी नदी का नाम दोस्तों परूशनी, क्या रावी का नाम ध्यान रखिएगा, परूशनी ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक सवाल और पूछ रहा हूं अंतिम दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता पहली बात तो कब हुआ, क्या पहली बात तो कब हुआ, और दूसरी बात दोस्तों किस वैश्विक संस्था के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी सिंधु जल समझौता में, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। अभी 2021 वाला जो है ना, अभी परीक्षा में पूछा गया था, यहां पर आ चुका है 2022। लिवेबिलिटी सूचकांक का मतलब क्या दोस्तों, रहने के लिए कौन सा देश जो है कितना आसान है, वो दोस्तों कहलाता है लिवेबिलिटी सूचकांक। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं पूछूं पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है, छापिएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960, क्या 1960 में, किस संस्था की मध्यस्थता, विश्व बैंक की दोस्तों इसमें मध्यस्थता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक, क्या विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक कहने की बात दोस्तों ये है कि वो सूचकांक दोस्तों ध्यान रखिए जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा शहर रहने के योग्य, क्या रहने योग्य शहरों की खोज करना, क्या रहने योग्य जो शहर है उनका सूचकांक है ये। अगर पूछे कितने देश कितने शहर शामिल हुए इसमें, 173, क्या 173 जो शहर हैं इन्हें शामिल किया गया इसके अंदर। अगर मैं पूछूं आपसे पहले स्थान पर कौन है, तो लिखना वियना जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये पहले स्थान पर स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अगर मैं पूछूं आपसे दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है, वियना ध्यान रखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगर पूछे आपसे सबसे खराब कौन सा है दोस्तों, दमिश्क है, और ये दमिश्क किसकी राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, ये सबसे खराब। तो पूछो पहले स्थान पर, ये ध्यान रखना वियना ऑस्ट्रिया, सबसे नीचे वाले पायदान पर ये नोट करना दमिश्क सीरिया। इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया का दोस्तों 2 शहर जो है वो इसमें शामिल होते हैं, एक तो दिल्ली और एक मुंबई। 112वें स्थान पर दिल्ली है, 117वें स्थान पर मुंबई, नोट करना। अगर पूछे आपसे इंडिया के कौन से शहर शामिल हुए, तो लिखिए इंडिया में दोस्तों एक शामिल हुआ है आपके 112वां स्थान, क्या 112वां स्थान दोस्तों लिखना, 112वां स्थान आपके दिल्ली का है, और 117 जो है ये ध्यान रखिए मुंबई, किसका, मुंबई का 117। तो पहले स्थान पर वियना, अंतिम स्थान पर दमिश्क सीरिया। आपसे पूछ ले दोस्तों कि 112वें स्थान पर दिल्ली है, 117वें स्थान पर मुंबई, थोड़ा नोट कर लेना। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 वियना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रिया वियना रहने के मामले में सबसे अच्छा वियना। ठीक है, देखिए पहले स्थान पर दोस्तों ध्यान रखिएगा वियना जो है पहले स्थान पर स्थित है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहां है, आप बताइए भाई साहब, ओपेक का मुख्यालय कौन बताएगा, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, मैं बताता हूं, ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब ऐसे देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। और मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है, अभी जहां पढ़ाया वियना के अंदर, वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय, छाप के रखिए। वियना किस नदी के किनारे स्थित है? वियना दोस्तों ध्यान रखिएगा एक नदी है जिस नदी को ग्रीन रिवर कहते हैं। क्या? जिस नदी को ग्रीन रिवर कहते हैं, इसी नदी के किनारे दोस्तों हंगरी में कौन से घास के मैदान? पुस्ताज घास के मैदान। क्या? पुस्ताज। और हंगरी में दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति, याद करो रसगुल्ला, अरे कैटरीना, कौन? कैटरीना दोस्तों हंगरी, कैटलिन नोवाक। क्या? कैटलिन नोवाक दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन आपके पूछा गया किसमें? यू आपके दोस्तों एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। याद कीजिए मैंने आपसे कहा कौन सी नदी है? डैन्यूब। ध्यान रखिएगा वियना किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब के किनारे। इसे ग्रीन रिवर कहते हैं। हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान जो है वो इसी के किनारे दोस्तों स्थित है। आगे देखिए कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? लिखना डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन है। अब दोस्तों सूचकांक की अगर बात आई है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सारे सूचकांक गोली की तरह आपकी आंखों में होने चाहिए। तो एक बार जल्दी से गोली की तरह देखना दोस्तों। पहली बात अगर मैं करूं आपसे कि भाई 85 किसमें रैंक है भारत की, छाप के बताओ। 85, 54। क्या? 54 दोस्तों। इसके अलावा 37, क्या? 37, 135, इसके साथ में 136, 150, क्या? 150 दोस्तों, 180, क्या? 180 दोस्तों। आपसे पूछे इसके बाद में थर्ड, क्या? तीसरा स्थान किसमें? इसके बाद में लिखिएगा दोस्तों 85, 54, 37, 43। क्या? 43 दोस्तों रैंक किसके अंदर है? इसके अलावा 37, 135, 121। क्या? 121 किसके अंदर रैंक है? कुल मिलाकर देखना पहला सूचकांक दोस्तों 85, भ्रष्टाचार सूचकांक 85, 54 किसमें? 54 दोस्तों लिखना ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 37, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 135 दोस्तों, शांति सूचकांक पीस इंडेक्स 136, खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स 150 दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। थर्ड स्थान किसका दोस्तों? याद करो आपके वायु शक्ति सूचकांक में तीसरा स्थान 43 दोस्तों आपके ये बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43। 121 ध्यान रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 121। सभी की सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर सुन लो एक बार 85 भ्रष्टाचार, 54 ट्रैवल टूरिज्म, 37 आपके ये ध्यान प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, 135 आपके दोस्तों पीस इंडेक्स, 136 हैप्पीनेस इंडेक्स, 150 आपके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 180 आपके पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, थर्ड वायु शक्ति सूचकांक, 43 बौद्धिक संपदा सूचकांक, 121 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे बढ़िएगा 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT 24 का सफल परीक्षण किया गया। सुनना और स्टार लगाना दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे GSAT 24, क्या? GSAT 24 इसका हो चुका है सफल परीक्षण। क्या? सफल परीक्षण हो चुका है। पहली बात तो किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा दोस्तों किया गया इसका सफल परीक्षण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कैसा सैटेलाइट है, तो ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन दोस्तों सैटेलाइट है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा सैटेलाइट दोस्तों? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हिंदी में कहूं तो मैं आपसे संचार उपग्रह। कैसा? संचार उपग्रह। अब आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, जहां भी आपको GSAT लिखा मिलेगा, जहां भी दोस्तों आपको ये GSAT मिल जाए ना, ये समझ लेना कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, संचार उपग्रह होगा। और मैं अगर पूछूं आपसे इसे GSAT को किसने लॉन्च किया? इसरो ने किया। क्या श्रीहरिकोटा से किया? नहीं दोस्तों, इसे किया गया फ्रेंच गुआना के कोरू से। लिखिएगा इसे कहां से लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया दोस्तों। पहली बात तो लेना रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का दोस्तों अगर नाम पूछे आपसे कि ये जो रॉकेट है जिससे लॉन्च किया गया इसका नाम है एरियन 5। क्या? एरियन 5 दोस्तों रॉकेट है, इससे इसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंच गुआना। क्या? फ्रेंच गुआना का एक स्थान है इसका नाम दोस्तों कोरू है, यहां से इसे लॉन्च किया गया। कोरू पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ लॉन्चिंग दोस्तों क्या है? केंद्र। क्या? सर्वश्रेष्ठ लॉन्चिंग
केंद्र कोरू है, और कोरू कहां स्थित है? फ्रेंच गुयाना में स्थित है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह दोस्तों। ये सवाल तुम्हारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है, लिख लेना यहां पर, मेरी तरफ से कतई जहर सवाल दोस्तों। देखना, जीसैट 24 एक सफल परीक्षण हो चुका है, इसरो के द्वारा किया गया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह दोस्तों लॉन्च हुआ एरियन 5 से, ये रॉकेट का नाम है, और कहां से हुआ? कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। किसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया? नोट करना, इसे इंडिया ने दोस्तों एक हमारी न्यू स्पेस दोस्तों जो आपके कंपनी है इसके लिए लॉन्च किया। लिखना, इसरो के द्वारा किसके लिए इसको लॉन्च किया गया? तो लिखना न्यू स्पेस जो लिमिटेड कंपनी का, न्यू स्पेस जो कंपनी है इसके लिए दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसे किसे किराए पर दिया? टाटा कंपनी को इसे किराए पर दे दिया। लिखना, इस संचार उपग्रह का दोस्तों उपयोग इसे लीज पर किसे दिया? तो लिखना, इसे लीज पर दोस्तों इसे किराए पर दे दिया। किसको? टाटा कंपनी को दोस्तों इसे किराए पर दिया है। टाटा इसका उपयोग कहां करेगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, टाटा इसका उपयोग अपने डीटीएच में करेगा, डायरेक्ट टू होम दोस्तों इसमें करने वाला। तो लिखिए, टाटा जो इसका उपयोग है वो करने वाला है डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जो आपके दोस्तों घर पर लगा होता है ना, डायरेक्ट टू होम। पहले दोस्तों आपके टेलीविजन जो है ना उसमें दोस्तों छतरी, अरे छतरी, हाँ आई क्या दोस्तों, याद है आपको? जब वर्ल्ड कप आता भाई साहब, ये छतरी दोस्तों अपना नौटंकी करती। कईयों के घर में छतरी अभी लगी होगी दोस्तों, अधिकांश के घर में छतरी है इस समय दोस्तों। बारिश का मौसम आ चुका है, अब छतरी दोस्तों अपनी नौटंकी स्टार्ट करेगी। फिर एक बंदा उस छतरी को घुमाएगा और पूछेगा आई क्या दोस्तों? वही है डायरेक्ट टू होम, है ना। किस कंपनी को देगा? टाटा कंपनी को देने वाला। ये भी ध्यान, क्या गजब का सवाल। देखना आप दोस्तों कि इसरो ने लॉन्च किया जीसैट, आपके कहां से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना से किया दोस्तों, कोरू से किया। एरियन 5 दोस्तों रॉकेट से किया। और अगर पूछे किसे लीज पर देंगे? टाटा कंपनी को लीज पर दिया जाएगा। टाटा इसका उपयोग कहां करने वाला है? डायरेक्ट टू होम दोस्तों, डीटीएच में इसका उपयोग करने वाला है। 24 का मतलब दोस्तों इसमें 24 केयू बैंड लगी है, ये ध्यान रखिएगा। 24 का मतलब क्या है? 24 इसमें लिखना, 24 इसमें केयू जो बैंड है ये लगी हुई है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखिए। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, कोरू फ्रेंच गुयाना दोस्तों यहां से लॉन्च किया। ध्यान रखना, तुम्हारा टीचर का नाम क्या है? गोरू। क्या तुम्हारे टीचर का नाम है गोरू? ये स्थान है कोरू, ठीक है। टीचर का नाम गोरू, स्थान का नाम कोरू, ठीक है। यहां से लॉन्च किया। और टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय दोस्तों डीटीएच, ठीक है। इसे ये मिलने वाला है टाटा बाय बाय डीटीएच। NSIL इसके लिए लॉन्च किया गया, मैंने अभी आपको बताया। जीसैट 24 लॉन्च हो चुका है। आगे देखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स में कि अभी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो है ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में छापकर बताइए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगर पूछूं मैं आपसे, एक बताओ दाविंची जो मिशन, क्या दाविंची जो मिशन है ये दोस्तों दाविंची मिशन किस दोस्तों आपके देश के द्वारा लॉन्च होगा? ये आपको बताना है, किस देश के द्वारा दाविंची जो मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में छापकर बताइए। इसरो के वर्तमान में दोस्तों हेड कौन है? इसरो के न्यू चेयरमैन कौन है? ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, इसरो के न्यू चेयरमैन कौन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे इसरो के न्यू चेयरमैन कौन है और इसरो का पहला मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन है ये दोस्तों कौन सा होगा? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापकर बताना है। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, EOS 04 अगर पूछे किससे लॉन्च हुआ तो ध्यान रखिए PSLV C52 से लॉन्च हुआ। EOS 4 आपके क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2022 का पहला दोस्तों सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 04, ठीक है। दाविंची मिशन दोस्तों किसने लॉन्च किया? नासा इसे लॉन्च करेगा दाविंची को। किसके लिए लॉन्च करेगा? शुक्र ग्रह के लिए दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला है, वीनस के लिए इसे लॉन्च करने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसरो का न्यू दोस्तों पूछूं मैं आपसे, इसरो का न्यू चेयरमैन कौन है? सोमनाथ। ध्यान रखिए इसरो के नए चेयरमैन, ये भी आपको नोट करना है। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान दोस्तों, ध्यान रखिएगा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ये सोमनाथ बहुत बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, सोमनाथ है ना। ये गगनयान भी परीक्षा में आ चुका है, गगनयान, समुद्रयान ये परीक्षा में आ चुके हैं
हैं दोस्तों। और एक न्यू स्पेस इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 2019 लिख लेना। ये जो न्यू स्पेस मैंने आपको कंपनी लिखवाई थी ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी की जो स्थापना है ये 2019 के अंदर होती है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना। इसरो की वाणिज्यिक शाखा, क्या इसरो की दोस्तों वाणिज्यिक जो शाखा है वो ये कंपनी के रूप में स्थापित की गई, तो नोट करना 2019 में की गई, इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में स्थापित। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो लिखिए इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट, क्या इंदिरा गांधी दोस्तों जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये 100% किस पर संचालित होगा? 100% संचालित होगा अक्षय ऊर्जा, किसके ऊपर? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर संचालित होने वाला है। आप मुझसे कहोगे कि सर एक बात बताओ, ये नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऐसी एनर्जी दोस्तों जो पोल्यूशन ना करे, वो है आपके नवीकरणीय एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो दोस्तों जिसके सोर्सेज लंबे टाइम तक चलने वाले, वो है आपके नवीकरणीय एनर्जी। तो मैं अगर पूछूं आपसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग होने वाला है। और मैं अगर पूछ लूं दोस्तों आपसे कि ये अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा दोस्तों इसे संचालित है, इसमें दो टाइप की ऊर्जा है, एक तो सौर ऊर्जा और एक जल ऊर्जा। नोट करना, एक सौर ऊर्जा, सर आज इमोजी नहीं आ रही भाई साहब, इमोजी नहीं आ रही है। एक है दोस्तों सौर ऊर्जा, आज मेरा रसगुल्ला पढ़ रहा है चुपचाप, उसे पता परीक्षा में सवाल आएगा। सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा दोस्तों ध्यान रखो, पहले देख लो इमोजी मुझे ही भेज रहे हो या कहीं और भेज रहे हो। पता लगा दोस्तों लाल मुंह के निशान आप मुझे भेजने वाले थे, चला गया किसके पास? सोना बाबू के पास चला गया। कसम से भाई साहब तुम्हारा लाल मुंह कर देगी वो अब की बार, है ना? तो देख लो एक बार कहां भेज रहे हो इमोजी, ठीक है? तो सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा का इसमें उपयोग होगा। 6% सौर ऊर्जा का उपयोग होगा और 94% ध्यान रखिए जल ऊर्जा का उपयोग होने वाला है। तो कौन कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, इसका उपयोग होगा। सोलर एनर्जी 6% है, वाटर एनर्जी दोस्तों 94% आपके ध्यान रखिए, ये आपके दोस्तों जल ऊर्जा है। अगर मैं पूछूं आपसे गुरुजी एक बात बताओ कि इसने अपना कार्बन दोस्तों शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या रखा है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ये दोस्तों रखा गया सन 2030। क्या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है सन 2030 रखा? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले तुम याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, बताओ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन से देश के अंदर है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कमेंट बॉक्स में छापिए। भारत का दोस्तों कौन सा है? आपको यही बताना है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो है ये कौन सा है, ये भी आपको छापकर बताना है कौन सा एयरपोर्ट है। अगला दोस्तों अगर पूछे आपसे तीसरा, गगनयान, गगन जो आपके दोस्तों प्रणाली है, इस प्रणाली का उपयोग करके लैंडिंग करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? लैंडिंग करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? छाप के बताओ। अगर पूछे आपसे एयर विंग्स इंडिया का, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन जो है कहां पर हुआ, ये भी आपको छापकर बताना है, विंग्स इंडिया 2022। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दोस्तों याद करो हमद एयरपोर्ट। कौन सा? हमद एयरपोर्ट है, कहां स्थित है? कतर के अंदर दोस्तों स्थित है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, ठीक है? और भारत का ध्यान रखिएगा कैंप गोड़ा। कौन सा? कैंप गोड़ा जो एयरपोर्ट है भारत का बंगलुरु के अंदर स्थित है, ये भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है कैंप गोड़ा। और दुनिया का लिखिएगा हमद दोस्तों कतर के अंदर। गगन प्रणाली का उपयोग करके लैंडिंग करने वाली दोस्तों पहली कंपनी का नाम है इंडिगो। कौन सी कंपनी है? इंडिगो कंपनी है। किसका उपयोग किया? जियो एग्यूमेंटेशन दोस्तों नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया। विंग्स इंडिया 2022 का उपयोग बेगमपेट दोस्तों एयरपोर्ट कहां होगा? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद के अंदर इसका दोस्तों आयोजन जो है किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा 23 से 24 जून 2022 को पसीना क्यों आ रहा है? लाइट ही नहीं आई दोस्तों आज, है ना? पूरी क्लास होने वाली है पर लाइट का दोस्तों नामो निशान नहीं है भाई साहब। बिना लाइट के पसीना बहा रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुम नहीं करके आए ना पेपर में, तो फिर देखना दोस्तों
फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 23 से 24 जून 2022 का आयोजन 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? लिख लेना 100% छपने वाला सवाल। क्या छपने वाला सवाल दोस्तों? ब्रिक्स जो आपके संगठन है BRICS, अगर मैं पूछूं आपसे इसकी जो संकल्पना है, इसका जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? लिखना जिम ओ नील। किसके द्वारा? जिम ओ नील जो है इनके द्वारा दोस्तों इसका कंसेप्ट जो है दिया गया। इसको भी आपको छाप के रखना है। ब्रिक्स की बात करूं दोस्तों आपसे, इसमें BRIC किसने दिया? जिम ओ नील ने दोस्तों इसका नाम दिया BRIC, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे ऐसी दोस्तों अर्थव्यवस्थाएं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं वो कहलाता है BRIC ब्रिक्स, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स कब हुआ, तो ध्यान रखिए सन 2009 में इसका पहला सम्मेलन, क्या सन 2009 में ध्यान रखिए इसका पहला सम्मेलन होता है। और ये कहां होता है? केन्सबर्ग के अंदर होता है दोस्तों। और मैं पूछूं आपसे केन्सबर्ग के अंदर किया गया, ये कहां स्थित है? रूस के अंदर स्थित है। और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2009 के अंदर पहला शिखर सम्मेलन हुआ, केन्सबर्ग रूस के अंदर किया गया। आपसे मैं पूछूं आपसे कि वर्तमान में इसका नाम क्या है? BRICS इसका नाम है। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई 13वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो लिखना यह हुआ इंडिया के अंदर सन 2021 के अंदर हुआ। अगर पूछे 14वां शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा है? चाइना के अंदर हो रहा है। और चाइना दोस्तों ध्यान रखिएगा सन 2022 में किया जा रहा है। अगर मैं पूछूं इस बार की थीम क्या है, तो देखिए इस बार की जो थीम है ना, वैसे थीम से सवाल नहीं पूछेगा, हम ऐसा मान सकते हैं कि थीम से सवाल नहीं पूछने वाला। फिर भी दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए एक नॉलेज है कि फोस्टर हाई, ध्यान रखना, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स दोस्तों पार्टनरशिप जो है ये इस बार की थीम है। मैं आगे लिख देता हूं आपके सामने यहां पर। अगर पूछे इस बार की थीम क्या है, तो फोस्टर दोस्तों, फोस्टर हाई क्वालिटी, क्या? फोस्टर हाई क्वालिटी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप जो है ये इस बार की थीम। ध्यान रखिएगा इस बार की अगर थीम पूछे आपसे कि भाई सन 2022 की थीम क्या है, तो नोट कर लेना सन 2022 की थीम है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप इस बार की थीम है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 देश जो शामिल हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन पांचों के जो हेड हैं वो वर्तमान में कौन है आपको पता होने चाहिए। देखिए मेरे साथ में ये 5 दोस्तों आपके सामने हेड है। यहां पर देखना एक दोस्तों ये कौन है? यह है पुतिन बाबा। कौन? व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों पूछूं मैं आपसे ये किस देश के? रूस के दोस्तों। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष रूस के व्लादिमीर पुतिन। ये दोस्तों कौन है? हमने मोदी जी दोस्तों आपके कहां के? इंडिया के। सी जिनपिंग, चमगादड़ लिखना, सी जिनपिंग दोस्तों छोटी छोटी आंखों वाले सी जिनपिंग दोस्तों। ध्यान रखिए चाइना के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। ये दोस्तों अगर पूछे आपसे बोल्सोनारो, क्या? बोल्सोनारो कहां के हैं? ब्राजील। कहां? ब्राजील के बोल्सोनारो। अगर पूछो आपसे ये कौन है, तो ये लिख रहे दोस्तों ये आपके दोस्तों गुलाब जामुन। ध्यान रखना रामफोसा। कौन? रामफोसा है। और ये रामफोसा कहां के? साउथ अफ्रीका के हैं रामफोसा। ये भी आपको नोट करना है। तो रूस में पुतिन बाबा, ठीक है। मोदी जी अपने दोस्तों इंडिया के अंदर। जिनपिंग चमगादड़ दोस्तों, चमगादड़ सी जिनपिंग है ना, छोटी छोटी आंखों वाला। बोल्सोनारो ब्राजील के अंदर और रामफोसा दोस्तों गुलाब जामुन ये साउथ अफ्रीका के अंदर। ये पांचों नाम ध्यान रखिएगा। फिर मैं कह रहा हूं आपसे इस बार की समिट कहां पर? चाइना के अंदर दोस्तों। इस बार की थीम क्या है? तो थीम है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप इस बार की थीम है। कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हाँ मोदी जी कहां पर है समझ नहीं आ रहे, अभी रुक जा, मोदी जी दिखाता हूं तेरे को। किसने अध्यक्षता करी इसके? सी जिनपिंग चाइना ने इसकी अध्यक्षता करी। ये देख ये मोदी जी। अरे रसगुल्ला इधर देख, इधर देख कौन है? ये मोदी जी है। कौन? मोदी जी दोस्तों आपके सामने ये रहे ना। अगर गुरुजी आपसे पूछ ले कि भाई एक बात बताओ, तो तुम कहोगे गुरुजी पूछ के बताओ बिम्सटेक जो है इसकी जो अभी बैठक हुई है ये कहां पर हुई? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए बिम्सटेक 2022 जो है इसकी बैठक दोस्तों कहां पर हुई? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे बिम्सटेक के अलावा सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित? क्या सार्क का दोस्तों मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। अगर पूछे आपसे नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है, ये भी बताना है आपको। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां स्थित है ये बताइए। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ ले कि एससीओ इसका मुख्यालय कहां पर है, ये भी छाप दीजिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे एससीओ के अलावा देखना बिम्सटेक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
बिमस्टेक जो है सन 2022 में दोस्तों नोट करना कोलंबो, क्या कोलंबो दोस्तों नोट कर लिया, श्रीलंका। अभी ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि बिमस्टेक का आयोजन कहां पर हुआ, कोलंबो श्रीलंका में हुआ। सार्क का हेडक्वार्टर कहां स्थित है, ये लिखना दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है सार्क का हेडक्वार्टर। और कहां पर दोस्तों कितने मेंबर हैं, 8 इसके अंदर मेंबर है, ठीक है। अगला बिमस्टेक में कितने दोस्तों, 7 मेंबर है बिमस्टेक के अंदर। नाटो का मुख्यालय, नाटो में दोस्तों ध्यान रखिएगा 30 मेंबर है और मुख्यालय जो है इसका ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय, ये भी ध्यान रखना है। और अगर पूछे आपसे यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है, इसका मुख्यालय भी नोट कर लेना, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। एससीओ इसका मुख्यालय लिखना दोस्तों संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर है। और बीजिंग कहां स्थित है, चाइना के अंदर स्थित है। और लिखना वर्तमान में इसमें कितने मेंबर है, 9 दोस्तों इसके अंदर मेंबर है। स्कॉल जैग रिगजिन अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने दोस्तों। और अन्नपूर्णा चोटी कहां स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये नेपाल के अंदर स्थित है। यहां चढ़ने वाले पहले इंडियन माउंटेनर कौन है, इनका नाम है स्कॉल जैंग रिगजिन, ये दोस्तों पहले इंडियन माउंटेनर, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, सार्क की स्थापना, लाइट आ गई सर, अरे नहीं आई लाइट रे, कहाँ आ गई लाइट, बंद पड़ा एसी तुम्हारा ना। एक शाम को आपकी क्लास है 8 बजे ना, 8 बजे आपको शाम की क्लास है, ये आर्टिकल किसकी, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसकी क्लास है आपकी। एक मैंने कल ले चुका हूँ क्लास, एक मैं आज लूंगा। और फिर दोस्तों इसके बाद में परसों से आपके सामने इसका गायत्री मंत्र जो है वो चलवा दूंगा, किसका, आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल का। एक कल ली क्लास, एक आज लूंगा, ठीक है। 2 क्लास हो जाएंगी आर्टिकल की, जितने भी भारत के संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आपको करवाने वाला हूं। एक कल हो चुकी है, एक आज हो जाएगी। परसों से दोस्तों गायत्री मंत्र जो है इसका संचालन आपको कर दिया जाएगा। एक दोस्तों ध्यान रखिए, मैं आपको सवाल दिखाने वाला था पर 110 सवाल का 110 सवाल हैं। और अभी गर्मी दोस्तों इतनी हो रही है ना कि मुझे बोलने में भी बड़ी समस्या आ रही है ना, मतलब बोलने में भी दोस्तों मेरी जान निकल रही है इस समय गर्मी के कारण दोस्तों। तो ये सवाल जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा, कल दिखा दूंगा ना, कल दिखा दूंगा ये सारे सवाल जो मैं आपको। ये कहां पर आए थे, ये वेस्ट बंगाल पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए थे, वेस्ट बंगाल पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए सवाल है। 110 सवाल थे टोटल, तो 200 आए थे ना, इसमें से 110 जो है वो अपनी क्लास से थे, वो कल दिखाऊंगा। पश्चिम बंगाल की पीसीएस परीक्षा में पूछे गए थे ना। विश्व वर्षावन दिवस कब बनाते हैं आपको बताना कमेंट बॉक्स में, 22 जून को बनाते हैं। आगे देखिएगा, ONORC अंतिम राज्य कौन है, असम दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड। अगला पूछे, देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहां से स्टार्ट होती है, नई दिल्ली सफदरगंज से स्टार्ट होती है, जनकपुरी तक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर 17 महिला कुश्ती एशियन चैंपियनशिप कौन जीता, भारत जीत चुका है, ऑप्शन नंबर 1 8 गोल्ड। अगला 13वां कृषि मेला और 20वां लोक मेला ये पूरी उड़ीसा में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे अपॉइंट किया गया, रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए। अगला दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बर्मा गोम्पस चोकुलेंसिस जो है ये केरल में मिली है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, हरदीप सिंह पुरी ने निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है, ये दोस्तों संबंधित किसे, निपुण का संबंध है कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी से। अष्टांग योग किसकी पुस्तक, सोनू फोगाट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, ये ध्यान रखिए, ये जीता दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 ने जीता। ये आपके लिए सवाल कांगड़ा मेली दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ये आज का सवाल हो गया, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। और ये दोस्तों आपकी बुक है करंट अफेयर्स की बुक, जो मार्केट में आपके सामने उपलब्ध है। चलिए अब ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा और फिर मिलेंगे, शाम को मिलेंगे 8 बजे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको कराने वाला हूँ आज शाम को 8 बजे, ठीक है। और बिल्कुल, भाभी कहाँ पर है, स्कूल गई। सर आज नल्ले का नाम नहीं लिया, अरे छोड़ रहे नल्ले को।
राष्ट्रपति चुनाव पद्धति चेंज होनी चाहिए। ओ जी लो, बुक कैसे मंगवा सकते हैं? ऑनलाइन, ऑफलाइन है बुक तो, है ना, मार्केट में। आज मेरा बर्थडे विश करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक लिया अब तो फटाफट जा। चलिए, तो अब ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा, तैयारी मजबूत कीजिए और सभी का सम्मान कीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी से शाम को 8 बजे यहीं इसी क्लास के अंदर। और आप में से कोई अगर कठूमर और खेड़ली का है तो आज 11 बजे मिलने वाले वहाँ पर। एक बच्चे ने बुलाया तो मैं जाने ही वाला हूँ आज वहाँ पर, कठूमर और खेड़ली 11 बजे। तो आप में से कोई है तो वहाँ मिल सकता है मुझसे। ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। मिलूंगा मैं आपसे आज शाम को 8 बजे फिर यहीं पर इसी मंच पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ में मिलने वाला हूँ। आज हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कल लेट्स लर्न इंडिया का एग्जाम था, मैं भूल गया उसको। जिन्होंने भी एग्जाम नहीं दिया वो एग्जाम जरूर देकर आना। लेट्स लर्न इंडिया वाला 19वें नंबर का पेपर है, अंतिम सेकेंड लास्ट पेपर है, 20वां और इसका अंतिम होने वाला है ना। सर आप कैसे बोल लेते हो इतनी देर? बहुत मुसीबत वाला खेल है रे, बहुत मुसीबत वाला खेल है। कभी बोलना, एक बार शीशे के सामने खड़े होकर 1.5 घंटे लगातार, जान निकल जाती है भाई साहब। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि 1000 एपिसोड संन्यास, ठीक है। मैं सोच रहा था कि 1000 जो एपिसोड है ना वो मेरे बर्थडे वाले दिन हो, तो दोनों काम एक संग हो जाएंगे ना, पर नहीं हो रहे मेरे बर्थडे वाले दिन। कोटपुतली नहीं, कठूमर और खेल लिया ना। एक दोस्त हैं देवेंद्र जी, वो बार बार बुला रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है अब की बार आया हूं तो चला जाऊंगा ना। तो आज 11 बजे उनसे मिल के आता हूँ। सर फूफा जी वाली ट्रिक्स बहुत मस्त है आपकी। ओ जी भाई साहब लो। चलो मिलते हैं आपको शाम को 8 बजे, है ना। और क्लास को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बढ़िया सा, जिससे हमारी टीम और मेहनत करे आपके लिए। और जम के मेहनत करना, खूब पढ़ना और परीक्षा की नाक में दम कर देना, ठीक है। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाता को सम्मान करना, देश की जान देश की शान है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।